यस फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग सबसे पहले पोर्टफोलियो का रिवीजन करेंगे जितना अपना अभी तक हुआ है। राइट, समझो ना, अपना 50% जितना पोर्टफोलियो हो चुका है। तो आज हम लोग फटाफट रिवीजन करेंगे अभी तक हमने जो किया है, और फिर हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। राइट, तो करते हैं स्टार्ट। हमने स्टार्ट किया था पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो यानी सेट ऑफ सिक्योरिटीज या ग्रुप ऑफ सिक्योरिटीज, या जहां जहां आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है वो सारे इन्वेस्टमेंट को हम बोलते हैं पोर्टफोलियो। मैनेज करना यानी इसका सिंपल मतलब होता है कि पोर्टफोलियो को बनाना, नंबर वन। और जब पोर्टफोलियो को हम बनाएंगे तो वो सिक्योरिटी का रिस्क और उसका रिटर्न दोनों देखेंगे, और फिर हम वो सिक्योरिटी को हमारे पोर्टफोलियो में डालेंगे। तो राइट, पोर्टफोलियो बनाना, अलग अलग सिक्योरिटी से पोर्टफोलियो बनाना, और फिर वो पोर्टफोलियो को मॉडिफाई करना डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। पोर्टफोलियो को मॉडिफाई करना, मॉडिफाई करना यानी कोई नया सिक्योरिटी, बेटर सिक्योरिटी अगर मिलता है उसको हम पोर्टफोलियो में इंक्लूड करेंगे, परचेस करेंगे वो सिक्योरिटी को। और अगर हमारे पास एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में कोई सिक्योरिटी है जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, रिटर्न कम हो रहा है, रिस्क उसका ज्यादा हो रहा है, राइट, एज एक्सपेक्टेड परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो उसको हम सेल कर देंगे। इसको हम लोग बोलते हैं मैनेजमेंट करना। राइट, इसमें हमने देखा था कि हमको जो सिलेबस में करना है बेटा, वो एक तो सिक्योरिटी को, एक तो सिंगल सिक्योरिटी के कुछ स्टैटिस्टिकल मेजर्स हमको सीखने हैं जो पोर्टफोलियो बनाने में और मॉडिफाई करने में हमको काम में आएंगे। और इसके बाद फिर हम लोग पोर्टफोलियो पे बात करेंगे। राइट, सिंगल सिक्योरिटी से रिलेटेड हमने अभी तक क्या क्या देखा। तो एक तो रिटर्न कैसे कैलकुलेट करना, नंबर वन, ये देखा। उसके बाद रिस्क कैसे कैलकुलेट करना, ये देखा। रिस्क यानी स्टैंडर्ड डेविएशन, बराबर है। फिर ये रिस्क को हमने बाइफरकेशन किया था, रिस्क का बाइफरकेशन किया था बिटवीन सिस्टमैटिक रिस्क एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क। और सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक को कैसे उसका वैल्यू आइडेंटिफाई करना, यानी हमने स्टैंडर्ड डेविएशन को, रिस्क को ब्रेक डाउन किया था। ठीक है, तो ये हमने किया। उसके बाद हमने बीटा कैसे कैलकुलेट करना वो देखा। ठीक है, उसके बाद बीटा को यूज करके हम सीएपीएम रिटर्न फाइंड आउट करते हैं, कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल, है ना, ये हमने किया। उसके बाद अल्फा कैसे कैलकुलेट करना, ये देखा। नंबर सेवन, कैरेक्टरिस्टिक लाइन, कैरेक्टरिस्टिक लाइन। नंबर एट, लेवर्ड एंड अनलेवर्ड एंड प्रॉक्सिमिटा। राइट, तो इतना हमने अभी तक किया हुआ है। तो आज की क्लास में पूरा रिवीजन करेंगे ये सारा का सारा, और फिर अगर टाइम बचता है तो पोर्टफोलियो स्टार्ट कर देंगे। राइट, तो लेट्स बिगिन। रिटर्न सबसे पहले हमको देखना है। तो कोई भी सिंगल सिक्योरिटी का रिटर्न कैसे कैलकुलेट करना, तो सिंपल है। अगर वो लिस्टेड है, राइट, तो आपको दो रिटर्न्स मिलते हैं, दो इनकम मिलती है। न्यूमरेटर में हम लोग लिखेंगे, एक तो डिविडेंड आपको मिलेगा D1, राइट, D1 इज डिविडेंड। और आपकी जो शेयर की प्राइस में ग्रोथ हो रही है, राइट, P1 माइनस P0, ये शेयर की प्राइस की ग्रोथ है। कैपिटल गेन इसको आप बोल सकते हो या कैपिटल ग्रोथ बोल सकते हो। P1 माइनस P0 डिवाइडेड बाय P0 करना पड़ेगा। P0 आपका इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, अगर आपको एनुअलाइज रिटर्न फाइंड आउट करना है तो याद रखना 12 डिवाइडेड बाय M, अगर एनुअलाइज रिटर्न फाइंड करना है तो, और इंटू 100 करना। हमको परसेंटेज फाइंड आउट करना है। इससे हमको किसी भी 1 ईयर का रिटर्न मिल जाएगा। राइट, लेकिन मान लो आपने प्रीवियस ईयर 2020 का या 2021 का रिटर्न फाइंड आउट किया 1 ईयर का, तो इसको 1 साल के रिटर्न को देखकर आप ये एस्टिमेट नहीं लगा सकते हो कि फ्यूचर में रिटर्न कितना देगी ये सिक्योरिटी। राइट, और इसके लिए जरूरी है कि मोर देन 1 ईयर का रिटर्न्स हम फाइंड करेंगे और उसका एवरेज करेंगे। राइट, तो वो बहुत सारे ईयर्स के रिटर्न का एवरेज करने के बाद जो रिटर्न आएगा वो हम लोग बोल सकते हैं कि फ्यूचर में इतना रिटर्न हमको ये सिक्योरिटी से मिल सकता है, जिसको हम एक्सपेक्टेड रिटर्न बोलेंगे। ठीक है,
फिर हमने रिटर्न फाइंड आउट करने के कुछ फॉर्मूलेस देखे थे। एक होल्डिंग पीरियड रिटर्न देखा था। होल्डिंग पीरियड रिटर्न के अंदर जितने भी, मान लो कि 5 इयर्स तक आपने किसी सिक्योरिटी को होल्ड किया हुआ है, राइट, तो आपने अज्यूम करना है कि आपने 100 रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया है वो सिक्योरिटी में। आप दूसरा कोई भी नंबर अज्यूम कर सकते हो। 100 अज्यूम करेंगे तो सिंपल हो जाएगा सॉल्व करना। मान लो फर्स्ट ईयर में आपको 18% रिटर्न वो सिक्योरिटी ने दिया। ये 18% कैसे आया? यही फॉर्मूले से आया, बराबर है, इसी फॉर्मूले से आया। अब मान लो 18% रिटर्न वो सिक्योरिटी ने दिया, तो 100 इंटू 1.18 करना, इंटू 1.18 करने से 118 रुपीज आएगा। वो 118 के अंदर आप समझ जो बेटा कि 18 रुपीज जो है वो आपका रिटर्न है। और 1 से आप क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो? क्योंकि आपका जो प्रिंसिपल 100 रुपीज है वो तो एज इट इज आपको मिल रहा है ना। एक्स्ट्रा 18% आपको मिल रहा है 100 रुपए के ऊपर, एंड दैट्स वाई हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1.18 से। सेकेंड ईयर, अब आपका फर्स्ट ईयर के बाद का इन्वेस्टमेंट का वैल्यू हो गया 118 रुपीज। अब आप फर्स्ट ईयर के एंड में 118 इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, सेकेंड ईयर में आपको 22% रिटर्न मिल रहा है, तो मल्टीप्लाई करो 1.22 से, राइट। तो आपको सेकेंड ईयर के बाद का इन्वेस्टमेंट का वैल्यू मिल जाएगा। फिर आप मल्टीप्लाई करो थर्ड ईयर का रिटर्न। थर्ड ईयर में 17% रिटर्न दिया वो सिक्योरिटी ने, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.17 से, राइट। तो आपको इंक्लूडिंग प्रिंसिपल आपको आपके इन्वेस्टमेंट का वैल्यू मिल जाएगा। ऐसे ही आपको एवरी ईयर करना है जितने ईयर्स तक आपने वो सिक्योरिटी को होल्ड किया है, राइट। तो हमारे एग्जाम्पल में सपोज हमने 5 इयर्स तक सिक्योरिटी को होल्ड किया है, तो आफ्टर 5 इयर्स हमारे इन्वेस्टमेंट का वैल्यू हो जाएगा 249। हमने 100 रुपीज इन्वेस्टमेंट किया था, 5 साल के बाद हमको वो इन्वेस्टमेंट से मिल रहा है कितना? 249, मतलब 149 ज्यादा मिल रहा है। 149 हमारा एक्चुअल रिटर्न है, राइट। तो 149 एक्चुअल रिटर्न है, और हमने इन्वेस्टमेंट किया था 100 इंटू 100। हमको 5 इयर्स में 149% रिटर्न मिला। ये 5 इयर्स का रिटर्न है, याद रखो। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज होल्डिंग पीरियड रिटर्न, राइट। नाउ सेकेंड बेटा, एनुअल सिंपल रिटर्न। एनुअल सिंपल रिटर्न, एनुअल सिंपल रिटर्न इज नथिंग बट होल्डिंग पीरियड रिटर्न, जो कि 149% आया था। इसको नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दो। कितने ईयर्स आपने होल्ड किया है? 5 इयर्स आपने होल्ड किया है, राइट। तो 29.8% आएगा आपका होल्डिंग, आपका एनुअल सिंपल रिटर्न। तो एनुअल सिंपल रिटर्न इज नथिंग बट होल्डिंग पीरियड रिटर्न डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। तो इससे अपने को 1 ईयर का रिटर्न मिल जाएगा। डन। कंपाउंडेड एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ, CARG, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे के चैप्टर्स में ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। कंपाउंडेड एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ इज नथिंग बट IRR। ये IRR है बेटा, ठीक है, जो आप लोगों ने इंटरमीडिएट में किया हुआ है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को ही कहा जाता है CARG, बराबर है। जहां पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो सेम होता है, उस डिस्काउंट रेट को कहा जाता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। यहां पर जो मैंने फॉर्मूला दिया हुआ है, वो फॉर्मूला ये अजम्पशन के साथ दिया है कि इन्वेस्टमेंट 0 ईयर में हो रहा है, और आप उसको पूरा इन्वेस्टमेंट आफ्टर सम टाइम सेल कर रहे हो। यानी बीच में इंटरवीनिंग पीरियड में आप इन्वेस्टमेंट को सेल नहीं कर रहे हो, राइट। आपको पूरा का पूरा पैसा आफ्टर सर्टन ईयर्स मिल रहा है। मतलब सिंपल है, आउटफ्लो एक ही हो रहा है 0 ईयर में, इनफ्लो एक हो रहा है आफ्टर 3 ईयर, 4 ईयर या 5 ईयर, जो भी आपका सेल का टाइम रहेगा उस टाइम पे। एक आउटफ्लो एक इनफ्लो। जब भी एक आउटफ्लो है, आउटफ्लो यानी आपने इन्वेस्टमेंट किया, और इनफ्लो यानी जो रिडम्पशन करके आपको पैसा मिला, इन्वेस्टमेंट सेल करके जो पैसा मिला। एक ही आउटफ्लो एक ही इनफ्लो है, तो आप लोग ये फॉर्मूला यूज करके IRR फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। फॉर्मूला क्या है? nth रूट ऑफ रिडीमेबल वैल्यू अपॉन इन्वेस्टमेंट। nth रूट ऑफ, n मतलब जितने इयर्स आपने होल्ड किया है, रिडीमेबल वैल्यू यानी आपको इन्वेस्टमेंट सेल करके कैश मिला कितना, अपॉन अमाउंट इन्वेस्टेड, यानी P0 बोल सकते हो आप। P0 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, या टोटल आपने जो इन्वेस्टमेंट किया था 0 ईयर में वो, राइट। इसका nth रूट करना, जो भी वैल्यू आएगी -1 करना, मल्टीप्लाइड बाय 100 करना, तो आपको IRR मिल जाएगा। IRR को ही हम लोग बोलते हैं कंपाउंडेड एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ, CARG, राइट। हाँ, याद रखना, अगर आप इंटरवीनिंग पीरियड में, इंटरवीनिंग पीरियड का मतलब होता है कि आपने अगर इन्वेस्टमेंट किया है आज, इन्वेस्टमेंट किया है आज, और मान लो आपने 5 इयर्स तक होल्ड किया हुआ है, ये हमारी टाइम लाइन है,
ठीक है, तो 0 ईयर में आउटफ्लो, 5th ईयर में इनफ्लो, एक आउटफ्लो एक इनफ्लो, तो ही ये फॉर्मूला यूज करना। बीच में मान लो अगर आपने थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट सेल किया, थोड़ा सा नया परचेस किया, मतलब कैश इनफ्लो आउटफ्लो ईयर 1 2 3 4 में भी अगर हो रहा है, तो फिर वो इंटरमीडिएट में जो हमने आईआरआर वाली टेक्निक फॉलो की थी वो फॉलो करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। राइट, उसके बाद अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन इज वेरी सिंपल, है ना। हम लोग सिंपल एवरेज जो कैलकुलेट करते हैं ना, उसको ही अर्थमेटिक मीन कहा जाता है। ये आप लोगों ने बहुत बार फाउंडेशन में 11th 12th में पढ़ा होगा। राइट, तो मान लो कि 5 ईयर्स के रिटर्न्स आपके पास है, तो आपने 5 ईयर्स के रिटर्न को प्लस कर लेना, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कर लेना, है ना। राइट, तो जितने नंबर ऑफ ईयर्स का रिटर्न है सबको प्लस कर लेंगे, सम ऑफ रिटर्न्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। राइट, आगे से जब भी हम रिटर्न कैलकुलेट करेंगे ना, तो अर्थमेटिक मीन ही यूज करेंगे। ठीक है, मैंने आपको पहले भी ये क्लास में बताया है। दूसरा, जब आपको अर्थमेटिक मीन करना है, मतलब मोर देन 1 ईयर का, समझो 5 ईयर्स का हमारे एग्जाम्पल में 5 ईयर्स का रिटर्न आपके पास है, आपको एवरेज रिटर्न फाइंड आउट करना है। राइट, तो वही अगर प्रीवियस एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूं, तो 18%, 22%, 20%, 17%, 23%, ये 5 ईयर्स का रिटर्न मिला। इसको प्लस करके नंबर ऑफ ईयर्स 5 से डिवाइड कर लेंगे, 20% रिटर्न हमको मिलेगा। दिस इज अर्थमेटिक मीन। राइट, अब जो ये नंबर ऑफ ईयर्स आपके पास अवेलेबल है ना, जो डेटा आपके पास अवेलेबल है बेटा, ये जो डेटा है, राइट, ये जो सीरीज है, हाँ, या जो ऑब्जर्वेशन बोल सकते हो इसको आप, ये कभी कभी ईयर्स में दिया होता है आपको, कभी कभी प्रोबेबिलिटी में दिया होता है। ठीक है, ईयर्स में दिया है बेटा, तो इसको एक्सपोज्ड डेटा बोलते हैं, मतलब जो ऑलरेडी हो चुका है ना, हिस्टोरिकल रिटर्न्स है ये। राइट, और प्रोबेबिलिटी जब दी होती है ना, आप समझना ये एक्स एंटे डेटा है, मतलब ये फ्यूचर के रिटर्न्स है, जो हमने एस्टिमेट लगाया है कि भाई फ्यूचर में इतना रिटर्न हमको मिलेगा, डिपेंडिंग अपॉन द इकोनॉमी या डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जाम में आपको किसी भी तरीके का डेटा आया तो हम लोग उसका रिटर्न रिस्क जो भी कैलकुलेट करना है कर सकते हैं। सिंपल सी ट्रिक आपको ये याद रखना है कि अगर ईयर्स दिया है ना, तो आपको डिवाइडेड बाय एन करना है, जहां जहां एवरेज निकालने की जरूरत है डिवाइड बाय एन करना, और अगर प्रोबेबिलिटी वाला डेटा दिया हुआ है तो आपको मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी करना है। ये दोनों का वैल्यू सेम आएगा, डिवाइडेड बाय एन करो या मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी करो, वैल्यू रिमेन सेम, आंसर रिमेन सेम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिटर्न कैसे कैलकुलेट करना, ये हमने देखा था। ठीक है, उसके बाद रिस्क कैसे कैलकुलेट करना। रिस्क, जब भी रिस्क वर्ड आप सुनते हो ना, आप समझ जाना स्टैंडर्ड डेविएशन की बात हो रही है। राइट, तो हमको सिक्योरिटी का रिस्क फाइंड करना है, सिक्योरिटी का स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है, से फॉर एग्जांपल कि अगर आपका स्टैंडर्ड डेविएशन 4% आया, 4% इंडिकेट करता है कि जो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न है, यानी जो एवरेज रिटर्न है, आई रिपीट, जो हमने यहाँ पर अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट किया था ना, इसको आप एक्सपेक्टेड रिटर्न भी बोल सकते हो। क्यों सर? क्योंकि जो एवरेज रिटर्न आपने फाइंड आउट किया हुआ है, वही रिटर्न फ्यूचर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो उस सिक्योरिटी से, इसको आप एक्सपेक्टेड रिटर्न भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है, से फॉर एग्जांपल, अच्छा एक्सपेक्टेड रिटर्न मान लो सिक्योरिटी का नाम एस है, तो आप एस बार डिनोट करना। राइट, एक्सपेक्टेड रिटर्न फाइंड करने के लिए, एक्सपेक्टेड रिटर्न फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एस बार डिनोट करेंगे। मार्केट का अगर आप एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल रहे हो, एवरेज रिटर्न निकाल रहे हो, तो एम बार बोलना। ठीक है, सपोज मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न आया 20% और स्टैंडर्ड डेविएशन 4% आया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या इंडिकेट करता है कि जो एक्सपेक्टेड रिटर्न 20% आया था, वो फ्यूचर में वो सिक्योरिटी से जो रिटर्न हमको मिलेगा ना, वो 20% से 4% ज्यादा हो सकता है, या 20 से 4% कम हो सकता है। मतलब फ्यूचर में आपका जो ये एक्सपेक्टेड रिटर्न है 20%, ये 24% भी जा सकता है, 4% एक्स्ट्रा, या 20 से 4% कम, यानी 16% भी हो सकता है। राइट, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। जितना ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन रहेगा, उतना रिस्क आपका ज्यादा रहेगा, है ना। ये डेविएशन इंडिकेट करता है ये। राइट, ये डेविएशन है, जितना ज्यादा डेविएशन रहेगा ना, उतना रिस्क आपका ज्यादा रहेगा। राइट, जितना स्टैंडर्ड डेविएशन कम है, मान लो 3 2 1% समझ जाना, रिस्क कम है। ठीक है,
अब हमने देखा था रिस्क कैसे कैलकुलेट करना, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है, जो आप लोगों ने पहले भी किया हुआ है। ठीक है, अब स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड आउट करना, तो वेरी सिंपल स्टेप्स इन कंप्यूटिंग स्टैंडर्ड डेविएशन। सबसे पहले आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक काम करते हैं, मैंने आपको सारे फॉर्मूलेस की लिस्ट बताया था, वही देख लेते हैं, वहीं से मैं आपको सारे कंसेप्ट एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, तो करते स्टार्ट। देखो, एक्सपेक्टेड रिटर्न यानी जो हमने जो रिटर्न्स, चार टाइप के जो रिटर्न देखे थे ना, होल्डिंग पीरियड, एनुअल, सिंपल, CARG और अर्थमेटिक मीन, है ना। जो अर्थमेटिक मीन है वो ये अपना एक्सपेक्टेड रिटर्न है। मैंने बताया था वो चार में से जो अर्थमेटिक मीन है वही हम लोग आगे यूज करेंगे, राइट। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे फाइंड करना है, तो सिंपल है, अगर ईयर्स वाला डेटा है, एक्सपोज डेटा है, तो नंबर ऑफ जितने भी रिटर्न्स आपके पास है उसका समेशन कर लो, प्लस कर लो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। और अगर प्रोबेबिलिटी वाला डेटा है तो प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग उस ईयर के रिटर्न से। प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय रिटर्न, एस का मतलब सिक्योरिटी का रिटर्न, राइट। तो प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय सिक्योरिटी का रिटर्न, और जितने भी ईयर्स का यहाँ पे ईयर्स तो नहीं रहेंगे, जितने ऑब्जर्वेशन आपके पास है वो सारे ऑब्जर्वेशन का P इंटू एस करके आपने समेशन कर लेना, राइट। तो जो समेशन आएगा बेटा, दैट इज योर एक्सपेक्टेड रिटर्न। फिर रिस्क फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन करेंगे, है ना। अब स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड करना है, तो वेरी सिंपल, आपको फॉर्मूला यूज करना है, समेशन डी स्क्वायर, जो स्मॉल एस लिखा है समझना वो सिक्योरिटी है, राइट। समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन करना पड़ेगा। अब समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन जो रहेगा बेटा, इसको वेरिएंस बोलेंगे। ठीक है, ईयर्स वाला डेटा है, तो जब उसका स्क्वायर रूट करोगे आप तो स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। ठीक है, अब फॉर्मूला को आप देखो, फॉर्मूला को देखकर आप कॉलम्स कौन से बनाने पड़ेंगे ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं आपको यहीं पे कॉलम्स बताऊं कौन से कॉलम्स हमको बनाने पड़ेंगे, ठीक है, तो अगर ईयर्स वाला डेटा है तो एक तो आपके पास ईयर्स रहेंगे, एक कॉलम ईयर्स, ठीक है। सेकेंड कॉलम एस, एस यानी सिक्योरिटी का रिटर्न। फिर आपको डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी एस माइनस एस बार, डेविएशन फाइंड आउट करना है और डेविएशन का स्क्वायर कर देना है, राइट। इसका जो समेशन आएगा बेटा, है ना, इसका जो समेशन आएगा इसको यूज करके सबसे पहले वेरिएंस फाइंड आउट करेंगे। कैसे वेरिएंस फाइंड आउट करेंगे, समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन करना पड़ेगा। ठीक है, इससे वेरिएंस मिल जाएगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, और जो वेरिएंस आया उसका आप स्क्वायर रूट कर लेना, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। ये अगर ईयर्स वाला डेटा है आपके पास तो, राइट। सपोज आपके पास प्रोबेबिलिटी वाला डेटा है तो आपके कॉलम्स कैसे बनेंगे, है ना, यानी एक्स एंटे डेटा क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, हाँ? तो आप कैसे करोगे, तो एक कॉलम बना लेना प्रोबेबिलिटी, एक कॉलम बना लेना सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का रिटर्न है, ये दोनों कॉलम क्वेश्चन में से आपको मिलेंगे। फिर डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी एस माइनस एस बार, एस बार क्या है बेटा, एक्सपेक्टेड रिटर्न, तो पहले आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल के रखना पड़ेगा। देन उसके बाद क्या करेंगे, P इंटू डी स्क्वायर, ठीक है, और समेशन P इंटू डी स्क्वायर जो आप करोगे ना, यही आपका वेरिएंस है, राइट। यही आपका वेरिएंस है बेटा, समेशन P इंटू डी स्क्वायर, ठीक है, यही आपका वेरिएंस रहेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है तो ये वेरिएंस का स्क्वायर रूट, वेरिएंस का स्क्वायर रूट, राइट, तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। डन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। फिर बीटा, है ना, अगेन बताता हूं वापस से, टोटल रिस्क, ठीक है, जिसका मेजर स्टैंडर्ड डेविएशन भी हो सकता है और जिसका मेजर बेटा वेरिएंस भी हो सकता है ना। जो वेरिएंस हमने कैलकुलेट किया है ना, ये वेरिएंस भी टोटल रिस्क कहलाता है, ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन तो टोटल रिस्क का मेजर है ही, है ना। सिंपल है, टोटल रिस्क को आप वेरिएंस से मेजर कर सकते हो या स्टैंडर्ड डेविएशन से, दोनों से ही मेजर कर सकते हो। तो अगर मैंने वेरिएंस कैलकुलेट किया है ना, इसको भी आप टोटल रिस्क बोल सकते हो,
स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको भी टोटल रिस्क बोल सकते हो, राइट। स्टैंडर्ड डेविएशन समझने में इजी जाता है, इसके लिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करते हैं टोटल रिस्क के लिए, ठीक है। तो टोटल रिस्क कैन बी मेजर्ड यूजिंग स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। इसमें एक है सिस्टमैटिक रिस्क, अनसिस्टमैटिक रिस्क, सिस्टमैटिक रिस्क एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क, राइट। सिस्टमैटिक रिस्क जो है बेटा वो नॉन डाइवर्सिफाइबल है। हाँ, मतलब आप सिस्टमैटिक रिस्क को डाइवर्सिफिकेशन करके कम नहीं कर सकते। अनसिस्टमैटिक रिस्क इज डाइवर्सिफाइबल रिस्क, ये आप डाइवर्सिफाई करके कम कर सकते हो। डाइवर्सिफाई करना यानी आपका जो इन्वेस्टमेंट करने का अमाउंट आपके पास है उसको आप बहुत जगह वेरियस इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करो, वेरियस सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करो। कुछ पैसा म्यूचुअल फंड में डाला, कुछ पैसा शेयर मार्केट में डाला, कुछ पैसे का डिवेंचर परचेस किया, राइट। अलग अलग जगह पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो ना, उसको डाइवर्सिफिकेशन कहा जाता है। तो अगर आपको अनसिस्टमेटिक रिस्क को रिड्यूस करना है तो इट इज अप टू यू, ये आपके हाथ में है। आप डाइवर्सिफाई कर दो, ये रिस्क कम हो जाएगा। लेकिन सिस्टमेटिक रिस्क ऐसा रिस्क है जो डाइवर्सिफिकेशन करके भी कम हो सकता नहीं, राइट। अब ये रिस्क है क्या? सिस्टमेटिक रिस्क वो रिस्क है बेटा जो पूरे मार्केट को इंपैक्ट करता है, राइट। जैसे गवर्नमेंट ने टैक्स रेट बढ़ा दिए, पूरा मार्केट डाउन होगा, है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो गया, इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज हो गया, इंटरनेशनल फाइनेंस में फॉरेन एक्सचेंज के जो रेट्स है वो चेंज हो रहे हैं, ठीक है। ये सारे ऐसे पैरामीटर्स है, ये सारे ऐसे फैक्टर्स है जिसके वजह से क्या होता है, पूरा मार्केट इंपैक्ट करता है। तो पूरा मार्केट जब इंपैक्ट करता है तो उस रिस्क को हम बोलते हैं सिस्टमैटिक रिस्क, राइट। अनसिस्टमैटिक रिस्क कब होता है? जब किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे वो कंपनी का सीईओ ने जॉब छोड़ दिया, कंपनी का जो सीईओ है उसने जॉब छोड़ दिया, राइट। हो सकता है कि किसी कंपनी में फ्रॉड आया, या गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी आई जो वो एक पर्टिकुलर कंपनी को ही अफेक्ट कर रही है और किसी को अफेक्ट नहीं कर रही है, ठीक है। तो वहां पे सिस्टमैटिक रिस्क होगा, अनसिस्टमैटिक रिस्क होगा, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं। बीटा, नेक्स्ट हमने देखा था बेटा बीटा। बीटा सिस्टमैटिक रिस्क का मेजर है, राइट। जैसे हम लोग टोटल रिस्क स्टैंडर्ड डेविएशन से या वेरिएंस से करते हैं ना कैलकुलेट, तो सिस्टमैटिक रिस्क का मेजर है बीटा, ठीक है। अब देखो बीटा कैसे कैलकुलेट करना। बीटा कैलकुलेट करने के हमने तीन फॉर्मूले देखे थे। अगर ईयर वाला डेटा, तो फर्स्ट जो फॉर्मूला है ना बेटा, वो आप कब यूज करोगे? जब ईयर्स वाला डेटा है आपके पास, एक्सपोज्ड डेटा है, ठीक है। और अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी वाला डेटा है तो आपको सेकेंड और थर्ड फॉर्मूला यूज करना है। ईयर्स वाला डेटा है ना, तो आप तीनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ईयर्स वाला डेटा है, तीनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी वाला डेटा है तो फिर आपको या तो सेकंड या तो थर्ड फॉर्मूला यूज करना है। बीटा आंसर सेम आएगा, ठीक है ना। बीटा कैसे कैलकुलेट करना है? तो फर्स्ट फॉर्मूला है समेशन एस एम। और एक चीज याद रखना, बीटा फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास डेटा क्या होना चाहिए? एक तो हमारे पास सिक्योरिटी के रिटर्न्स होना चाहिए जिसका बीटा हमको फाइंड आउट करना है, और साथ साथ में करस्पॉन्डिंग मार्केट के रिटर्न्स होना चाहिए। मार्केट के रिटर्न सिक्योरिटी के रिटर्न के साथ होना ही चाहिए, तो ही आप बीटा कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। समेशन एस एम, एस इज रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी, एम इज रिटर्न ऑफ मार्केट। तो एक कॉलम आपको ये बनाना पड़ेगा जब भी बीटा कैलकुलेट करना है, राइट। और एक चीज आपको ट्रिक बताता हूं, आपके फॉर्मूले में जब भी समेशन दिखा ना, समझ जाना आपको वो कॉलम बनाना पड़ेगा। समेशन एस एम अगर है तो आपको ये कॉलम बनाना पड़ेगा जब आप बीटा कैलकुलेट करोगे। तो एस एम नाम का एक कॉलम बना लेना। एस इज रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी, एम इज रिटर्न ऑफ मार्केट, माइनस एन जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ईयर्स वाला डेटा है बेटा, राइट। तो मान लो कि 10 इयर्स का डेटा आपको दिया हुआ है, तो एन की जगह पर 10 लेना। एस बार इंटू एम बार, यानी सिक्योरिटी का एक्सपेक्टेड रिटर्न, मार्केट का एक्सपेक्टेड रिटर्न, यानी आपको मल्टीप्लाई करना है 10, अगर आपके नंबर ऑफ इयर्स 10 है, इंटू एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी इंटू एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ मार्केट, होल डिवाइड बाय समीशन एम स्क्वायर। तो जब आप कॉलम्स बनाओगे ना, तो आपको एम स्क्वायर नाम का भी कॉलम बनाना है, मतलब मार्केट के रिटर्न का स्क्वायर। उसका समेशन यहाँ पे हमको चाहिए फॉर्मूले में, माइनस एन नंबर ऑफ इयर्स इंटू एम बार स्क्वायर। एम बार मतलब एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ मार्केट, इसका स्क्वायर। इससे बीटा आपको मिल जाएगा, राइट।
सेकेंड फॉर्मूला है बीटा फाइंड आउट करने का, कोवेरियंस बिटवीन सिक्योरिटी एंड मार्केट अपॉन वेरियंस ऑफ मार्केट, कोवेरियंस बिटवीन सिक्योरिटी एंड मार्केट अपॉन वेरियंस ऑफ मार्केट, राइट। अब ये फॉर्मूले में कोवेरियंस क्या है, कोवेरियंस बताता है कि सिक्योरिटी और मार्केट के रिटर्न्स में जो मूवमेंट हो रहा है, या तो अप मूवमेंट या डाउन मूवमेंट, राइट, ये मूवमेंट सेम डायरेक्शन में है या ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो अगर आपका कोवेरियंस पॉजिटिव है बेटा, तो आप समझ जाना कि सिक्योरिटी और मार्केट रिटर्न्स दोनों सेम डायरेक्शन में मूव होते हैं, दोनों ऊपर जाते हैं, दोनों एक साथ नीचे आते हैं, अगर पॉजिटिव है तो। अगर कोवेरियंस नेगेटिव है तो आप समझ जाना दोनों का मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अगर सिक्योरिटी का रिटर्न बढ़ता है तो मार्केट का रिटर्न कम, सिक्योरिटी का रिटर्न कम हुआ तो मार्केट का रिटर्न बढ़ेगा, राइट। तो कोवेरियंस पॉजिटिव मतलब सेम डायरेक्शन, कोवेरियंस नेगेटिव आ रहा है मतलब अपोजिट डायरेक्शन। कोवेरियंस अपॉन वेरियंस ऑफ मार्केट करना पड़ेगा, राइट। अब कोवेरियंस फाइंड कैसे करना, तो अगर इंडिविजुअल सीरीज वाला क्वेश्चन है, मतलब ईयर्स आपको दिया है बेटा, तो समेशन डीएस इंटू डीएम, मतलब दोनों का डेविएशन, डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी, डेविएशन ऑफ मार्केट, समेशन डीएस इंटू डीएम अपॉन एन। इससे क्या मिल जाएगा आपको, कोवेरियंस मिल जाएगा। अपॉन वेरियंस ऑफ मार्केट हमने ऑलरेडी ऊपर देखा था, वेरियंस कैसे कैलकुलेट करना है, समेशन डी स्क्वायर करना मार्केट का, राइट, अपॉन एन, इससे वेरियंस मिल जाएगा। अगर प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन है बेटा, एक्स एंटे डेटा आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो कैसे करेंगे, कोवेरियंस लाने के लिए याद रखो मैंने बताया था, ईयर्स वाला डेटा है तो डिवाइड बाय एन करना पड़ेगा, और प्रोबेबिलिटी वाला डेटा है तो मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी करना पड़ेगा, ठीक है। तो समेशन पी इंटू डी एस इंटू डीएम, समेशन पी इंटू डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी इंटू डेविएशन ऑफ मार्केट। अब यहाँ पे एन करने की जरूरत नहीं है, एन वैसे है भी नहीं मेरे पास, और प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर लिया है मतलब वो इक्वल टू डिवाइड बाय एन हो गया, ठीक है बेटा। डिवाइड बाय समेशन पी डी स्क्वायर करना पड़ेगा, समेशन पी इंटू डी स्क्वायर मार्केट का, क्योंकि मुझे मार्केट का वेरिएंस चाहिए, ठीक है। बीटा इससे भी आ जाएगा, बीटा फाइंड करने का हमारा थर्ड फॉर्मूला है और वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट मल्टीप्लाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, राइट। तो ये फॉर्मूले से भी हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, बीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये फॉर्मूले में हम कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यूज कर रहे हैं, तो थोड़ी इसकी बात कर लेते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कोवेरियंस जैसा ही कंसेप्ट है, राइट, लेकिन समझना इजी जाता है अगर मैं कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन देखूं तो। कोवेरियंस देखकर आपको थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा ये चीज समझना कि देखो पॉजिटिव आया तो सेम डायरेक्शन में मूवमेंट होगा, नेगेटिव आया तो अपोजिट डायरेक्शन में, ये तो श्योर है, राइट। लेकिन कितना कितना प्रोबेबिलिटी है, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि सेम डायरेक्शन में मूवमेंट होगा। मान लो पॉजिटिव आंसर आया, लेकिन आप ये जान नहीं पाओगे कोवेरियंस से कि कितनी प्रोबेबिलिटी है सेम डायरेक्शन में मूवमेंट होने की। नेगेटिव आया तो कितनी प्रोबेबिलिटी है अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होने की, ये जानना डिफिकल्ट है कोवेरियंस से। तो हमने क्या किया, कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट किया। कोरिलेशन कोएफिशिएंट का जो आंसर है ना बेटा, इसको देखो, पहली बात तो इसका सिंबल होता है स्मॉल आर, रो बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है, आर एच ओ रो बोलते हैं। इसका जो आंसर होता है ना वो -1 एंड +1 के बीच में होता है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। +1 आया मतलब इसको कहा जाता है परफेक्टली पॉजिटिवली कोरिलेटेड, -1 आया तो बोलेंगे परफेक्टली नेगेटिवली कोरिलेटेड। +1 अगर आया परफेक्टली पॉजिटिवली कोरिलेटेड, प्लस यानी पॉजिटिव, सेम डायरेक्शन में मूवमेंट होगा, सेम डायरेक्शन, राइट। नेगेटिव आया अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होगा, राइट। लेकिन +1 ये इंडिकेट करता है कि अगर सिक्योरिटी 10% से बढ़ रही है, मार्केट 20% से बढ़ रहा है, बराबर है, तो एवरी ईयर यही ट्रेंड रहेगा। एवरी ईयर सिक्योरिटी 10% से बढ़ रहा है, मार्केट भी 10% 20% से बढ़ रहा है, फिर अगले साल सिक्योरिटी फिर 10% से इंक्रीज हुआ तो मार्केट फिर 20% से इंक्रीज हुआ, ये ट्रेंड एवरी ईयर रहेगा। इसको कहा जाता है सेम डायरेक्शन। अगर +1 आ रहा है और ये परफेक्टली पॉजिटिवली कोरिलेटेड है तो, +1 है तो। -1 का मतलब क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन। तो सिक्योरिटी मान लो कि 10% से इंक्रीज हुआ और मार्केट का रिटर्न 20% से डिक्रीज हुआ, यही ट्रेंड एवरी ईयर रहेगा, ठीक है। अब +1 -1 वाला
आपको कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन रियल लाइफ में मिलना हाईली इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं मिलेगा। ठीक है, हाँ पॉजिटिव होगा, लेकिन 0.9 आया या 0.8 आया तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिवली कोरिलेटेड। परफेक्ट वर्ड कब लगाएंगे, जब 1 आया तो अगर मेरा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 0.9 आया तो हम क्या बोलेंगे उसको, पॉजिटिवली कोरिलेटेड। मतलब सेम डायरेक्शन में तो मूवमेंट होगा। ठीक है, और 0.9 का मतलब आप ये समझो कि 90% चांसेस है कि सेम डायरेक्शन में मूवमेंट होगा। ठीक है, 0.9 -0.9 आ रहा है, -0.8 आ रहा है, तो आप बोलना नेगेटिवली कोरिलेटेड है। ठीक है, नेगेटिवली कोरिलेट। परफेक्ट वर्ड तभी लगाना जब -1 है या +1 है तो। राइट, अब अगर मेरा आंसर -0.9 आया मतलब नेगेटिवली कोरिलेटेड है, अपोजिट डायरेक्शन में ही मूवमेंट होने वाला है, सिक्योरिटी के रिटर्न का और मार्केट के रिटर्न का। लेकिन अगर -0.9 आ रहा है, इसका मतलब 90% चांसेस है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होगा। ठीक है बेटा, अब आप और एक चीज समझना है इसके अंदर कि अगर आपको रिस्क रिड्यूस करना है तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन नेगेटिव ही होना चाहिए, तो ही रिस्क रिडक्शन हो सकता है। आगे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अगर पॉजिटिवली कोरिलेटेड है बेटा तो रिस्क रिडक्शन करना पॉसिबल नहीं है। आप मुझे बताओ रिस्क रिडक्शन कब होता है, पता है? जब एक सिक्योरिटी का रिटर्न बढ़ रहा है, दूसरे का कम हो रहा है। तो एक का लॉस और दूसरे का प्रॉफिट, ये सेट ऑफ जब होता है ना, एक प्रॉफिट दूसरे लॉस को जब सेट ऑफ करता है ना, तो रिस्क मेरा कम हो जाता है। ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन में जब मूवमेंट होता है ना, तो रिस्क रिडक्शन पॉसिबल है। नेगेटिव रहा तब। पॉजिटिव जब होता है ना, तो रिस्क रिडक्शन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि दोनों बढ़ेंगे या दोनों कम होंगे, तो एक का लॉस एक का प्रॉफिट सेट ऑफ नहीं हो पाएगा। राइट, तो यहां पे अगर पॉजिटिव कोरिलेशन है, रिस्क रिडक्शन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, आगे हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो बीटा फाइंड करने के हमने 3 फॉर्मूले देखे बेटा। हाँ, अब बीटा का इंटरप्रिटेशन कैसे करना वो हमने क्लास में देखा था। ठीक है, अब बीटा, मान लो सिक्योरिटी का बीटा आया 1.5। याद रखना मार्केट का जो बीटा होता है ना, ऑलवेज 1 होता है। मार्केट बीटा इज ऑलवेज 1, मार्केट बीटा इज ऑलवेज 1। सिक्योरिटी का बीटा 1 से ज्यादा हो सकता है, 1 हो सकता है, 1 से कम हो सकता है, तीनों पॉसिबिलिटी है। राइट, अब हमने बीटा का यूज कहां करना ये हमने देखा था। राइट, मैं फटाफट आपको एक बार फिर से रिवाइज कराता हूं। मार्केट का बीटा हमेशा 1, सिक्योरिटी का बीटा कैन बी एनी नंबर, है ना, 1 से कम, 1 से ज्यादा, 1 भी हो सकता है। अगर सिक्योरिटी का बीटा 1.5 है, इसका मतलब आप समझो कि मार्केट से सिस्टमैटिक रिस्क इसका ज्यादा है। एज कंपेयर टू मार्केट, सिस्टमैटिक रिस्क इसका ज्यादा है। ठीक है, इसका मतलब आपने रिस्क ज्यादा लिया है अगर आपने सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट किया है जिसका बीटा 1.5 है ना, तो फिर आपको रिटर्न भी प्रोपोर्शनेटली उतना ज्यादा मिलना चाहिए। तो मार्केट में अगर 20% रिटर्न आया तो ये सिक्योरिटी आपको 30% रिटर्न देगा, 1.5 टाइम्स। मार्केट का अगर 10% रिटर्न है तो सिक्योरिटी आपको 10% रिटर्न देगा। मार्केट में रिटर्न 10% कम हुआ तो सिक्योरिटी का रिटर्न भी 10% से कम हो जाएगा। बराबर, अगर आपका सिक्योरिटी का बीटा 1 है तो फिर जितना मार्केट का रिटर्न है उतना ही सिक्योरिटी का रिटर्न आएगा, एग्जैक्ट। ये थेरोटिकली है ना, प्रैक्टिकली 19-20 हो सकता है, हम थेरोटिकली बात कर रहे हैं। तो अगर मार्केट ने 10% रिटर्न दिया तो सिक्योरिटी का रिटर्न भी 10% से बढ़ेगा। मार्केट का रिटर्न 10% से कम हुआ, सिक्योरिटी का रिटर्न भी 10% से कम होगा। बराबर है, क्योंकि बीटा पॉजिटिव है बेटा। बीटा पॉजिटिव मतलब सेम डायरेक्शन में मूवमेंट होगा सिक्योरिटी का और मार्केट का। यहां बीटा पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब सेम डायरेक्शन, पॉजिटिव यानी सेम डायरेक्शन। राइट, अच्छा अब अगर मार्केट का बीटा 1 है और सिक्योरिटी का बीटा 0.5 है, मतलब आपने रिस्क मार्केट से आधा लिया हुआ है, तो आपको जो रिटर्न मिलेगा वो मार्केट से आधा ही मिलेगा। तो अगर मार्केट में रिटर्न 20% से इंक्रीज हुआ तो आप समझ जाना सिक्योरिटी का रिटर्न भी आएगा, सिक्योरिटी का रिटर्न भी बढ़ेगा क्योंकि पॉजिटिव बीटा है, लेकिन प्रोपोर्शनेटली बढ़ेगा। तो मार्केट ने अगर 20% रिटर्न दिया है ना, तो सिक्योरिटी सिर्फ 10% रिटर्न देगा। मार्केट अगर 20% से गिरता है तो सिक्योरिटी फिर 10% से ही गिरेगा। राइट, मतलब प्रॉफिट
मार्केट से कम, लॉस भी मार्केट से कम। अगर बीटा 1 से कम है तो, बीटा 1 से ज्यादा है, बीटा 1 से ज्यादा है, 1.5 मैंने एग्जाम्पल लिया, तो प्रॉफिट हुआ तो मार्केट से ज्यादा प्रॉफिट होगा, लॉस हुआ तो भी मार्केट से ज्यादा होगा, राइट। तो पोर्टफोलियो मैनेजर बेस्ट वो होता है, एफिशिएंट पोर्टफोलियो मैनेजर वो होता है जो मार्केट से ज्यादा प्रॉफिट कमाए और मार्केट से कम लॉस आए उसका। ठीक है, तो इसके लिए डिसीजन ऐसे लेना कि अगर अगर बुलिश मार्केट है, मार्केट अगर बुलिश है या मार्केट अगर बेरिश है, राइट। बुलिश मार्केट यानी मार्केट ऊपर जा रहा है, बेरिश मार्केट यानी मार्केट नीचे आ रहा है, राइट। तो अगर बुलिश मार्केट है उस केस में आपने ऐसे सिक्योरिटीज को ढूंढना जिसका बीटा मोर देन 1 है। तो इससे क्या होगा, मार्केट के रिटर्न से आपके सिक्योरिटी का रिटर्न ज्यादा रहेगा। लेकिन अगर बेरिश मार्केट है जहां पे मार्केट नीचे गिर रहा है, तो फिर आपने ऐसे सिक्योरिटीज को ढूंढना जिसका बीटा मार्केट के बीटा से कम है यानी 1 से कम है। तो क्या होगा, अगर मार्केट में लॉस होता भी है तो फिर आपकी सिक्योरिटी में लॉस मार्केट से कम होगा, राइट। तो डन बेटा। तो बीटा कैसे कैलकुलेट करना, 3 फॉर्मूले हमने वो देखा, बीटा का हमने इंटरप्रिटेशन भी देख लिया। अब बीटा का यूज कहां पे होने वाला है, तो बीटा का यूज होने वाला है बहुत जगह, राइट। तो एक तो हम लोग CAPM रिटर्न फाइंड आउट करते हैं, राइट। हमने फॉर्मूले की लिस्ट में ये लिखा नहीं है, तो मैं रेकमेंड करूंगा बेटा आप लोग लिख लो। हाँ, आप लोग लिख लो। तो एक काम करते हैं, फॉर्मूले की लिस्ट में इसको 3A कर दो, राइट, और 3B कर दो, CAPM रिटर्न, कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल, राइट। तो RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF, ठीक है। ये हमारा CAPM का फॉर्मूला है, RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। तो थोड़ा सा इस पर भी बात करते हैं फटाफट, RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF, ठीक है ना। अब इससे क्या मिलता है, CAPM रिटर्न से हमको रिक्वायर्ड रिटर्न मिलता है। रिक्वायर्ड रिटर्न का मतलब मुझे उस सिक्योरिटी में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो कितना रिटर्न मिलना चाहिए। यस, तो फॉर्मूला देखेंगे हम लोग, RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। हाँ, अब ये RM माइनस RF जो है ना बेटा, RM माइनस RF, ठीक है, ये मार्केट रिस्क प्रीमियम कहा जाता है इसको, मार्केट रिस्क प्रीमियम, राइट। मार्केट रिस्क प्रीमियम, अब मार्केट रिस्क प्रीमियम यानी अगर आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट किया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट किया तो आपको RF मिलेगा, रिस्क फ्री रिटर्न मिलेगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटी या पर ऐसे जगह इन्वेस्टमेंट किया जहां पे बीटा जीरो है, जहां पे बीटा जीरो है, रिस्क ही नहीं है, तो वहां पे आपको RF मिलेगा, रिस्क फ्री रिटर्न मिलेगा। इसको आप मिनिमम रिटर्न भी बोल सकते हो, मतलब कम से कम इतना तो मिलना ही चाहिए, ठीक है। अगर आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट करोगे तो एक्स्ट्रा कितना मिलेगा, एक्स्ट्रा RM माइनस RF, ये एक्स्ट्रा रिटर्न है, इसको कहा जाता है मार्केट रिस्क प्रीमियम, ठीक है। अब क्योंकि मार्केट का बीटा 1 है, अगर बीटा यहां पे मैं 1 ले लेता हूं, मार्केट का बीटा 1 ले लेता हूं, तो फिर मिनिमम रिटर्न RF मिलना चाहिए प्लस ये इतना एक्स्ट्रा रिटर्न मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने रिस्क लिया है मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके, तो दोनों प्लस करके CAPM रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन हमको यहाँ पे रिटर्न मार्केट का रिटर्न नहीं चाहिए, रिक्वायर्ड रिटर्न सिक्योरिटी का चाहिए, पोर्टफोलियो का चाहिए, मार्केट का नहीं चाहिए, राइट। सिक्योरिटी का रिटर्न चाहिए। सिंपल सी चीज बताऊं, अगर आपको मार्केट का CAPM रिटर्न निकालना है ना, वो तो RM रहेगा। ये जो RM है बेटा, आप सॉल्व करके देख लेना, आपका आंसर RM ही आएगा, आपका आंसर RM ही आएगा। तो मुझे मार्केट का रिटर्न फाइंड आउट नहीं करना है, CAPM रिटर्न मुझे फाइंड करना है सिक्योरिटी का या पोर्टफोलियो का। तो उसके लिए मुझे बीटा यूज करना पड़ेगा सिक्योरिटी का, राइट। तो हमेशा याद रखना, यहां जो हम बीटा लेते हैं ना, वो बीटा ऑफ सिक्योरिटी लेते हैं।
बीटा ऑफ सिक्योरिटी, क्योंकि हमको वो सिक्योरिटी से एक्सपेक्टेड रिटर्न फाइंड आउट करना है, रिक्वायर्ड रिटर्न फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब समझना, जब मैं बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ करता हूं, पहले मैंने सिर्फ आर एम माइनस आर एफ किया था, आर एम माइनस आर एफ इज मार्केट रिस्क प्रीमियम, बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ ये सिक्योरिटी रिस्क प्रीमियम कहा जाता है। सिक्योरिटी रिस्क प्रीमियम यानी अगर सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट किया तो एक्स्ट्रा रिटर्न कितना मिलेगा। तो ऑब्वियसली अगर बीटा मेरा 1.5 है तो मार्केट से जितना एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा है सिक्योरिटी से प्रोपोर्शनेटली उतना ज्यादा रिस्क प्रीमियम मिलेगा। राइट, तो मान लो आर एम माइनस आर एफ मेरा 4% आ रहा है, ठीक है, और बीटा 1.5 है, तो फिर सिक्योरिटी से जो मुझे रिटर्न मिलेगा ना, रिस्क जो सिक्योरिटी से एक्स्ट्रा रिटर्न मिलेगा वो 6% मिलेगा। मतलब सिंपल है, जितना बीटा ज्यादा उतना प्रोपोर्शनेटली आपको रिस्क प्रीमियम ज्यादा मिलेगा। प्लस उसमें आरएफ कर लेंगे तो सीएपीएम रिटर्न मिल जाएगा। राइट, तो याद रखना सीएपीएम रिटर्न क्या है, सीएपीएम रिटर्न है रिक्वायर्ड रिटर्न, मुझे मतलब मुझे उस सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करने से इतना रिटर्न मिलना चाहिए मिनिमम। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। सीएपीएम रिटर्न आ गया, फिर हमने अल्फा कैलकुलेट किया था, अल्फा इज एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी यानी अपना एस बार, ठीक है, माइनस सीएपीएम रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी। राइट, तो सिंपल सा अगर आपको एक्सप्लेन करूं मैं, तो अल्फा इज एक्सपेक्टेड रिटर्न का मतलब वो सिक्योरिटी से रिटर्न मिला कितना। राइट, मान लो सिक्योरिटी ने 10% रिटर्न दिया, माइनस सीएपीएम रिटर्न मतलब कितना रिटर्न मिलना चाहिए था। तो 10% रिटर्न मिला, -8% मिलना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल सीएपीएम रिटर्न मेरा 8% है, तो 10 - 8, टू टू पॉजिटिव आ रहा है, अल्फा आपका पॉजिटिव आ रहा है ना। आप थोड़ा सा सोचो ना, आपको 10% रिटर्न मिला पर 8 ही मिलना चाहिए था, सीएपीएम रिटर्न क्या है, मिलना चाहिए था। तो 10% मिला एक्सपेक्टेड रिटर्न, 8% मिलना चाहिए था, मतलब आपको 2% ज्यादा मिला। तो अच्छा हुआ ना, अच्छी बात है ना। राइट, तो ऐसे सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिसका अल्फा पॉजिटिव है। तो जब भी अल्फा पॉजिटिव आया तो आप समझ जाना कि वो सिक्योरिटी अंडर वैल्यूड है, मतलब उसकी वैल्यू जितनी होनी चाहिए उससे कम है। तो ऐसे सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करना, उसको बाय करना, अपने पोर्टफोलियो में डालना बाय करके। ठीक है, अगर आपका अल्फा नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव का मतलब क्या हो गया कि जितना रिटर्न मिलना चाहिए सीएपीएम रिटर्न उससे आपको रिटर्न कम मिला। तो मान लो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी 10% है और सीएपीएम रिटर्न 12% है, तो 12 मिलना चाहिए था, आपको 10 ही मिल रहा है, मतलब 2% कम, एक्सपेक्टेशन से 2% कम। बराबर है, तो नेगेटिव आएगा आपका आंसर, नेगेटिव आया समझ जाना सिक्योरिटी आपकी ओवर वैल्यूड है। तो ऐसे सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, और आपके पास अगर है तो उसको सेल कर देना, है तो सेल कर देना, नहीं है तो भी सेल कर सकते। राइट, अगर आपके पास कोई कंपनी का सिक्योरिटी या शेयर नहीं है उसको भी सेल कर सकते, इसको इसको कहा जाता है शॉर्ट सेल करना। राइट, आगे हम लोग बात करेंगे, इसको टेक्निकली कहा जाता है शॉर्ट सेल करना। शॉर्ट सेल का मतलब क्या होता है, आपके पास सिक्योरिटी नहीं है ना, फिर भी आप सेल कर सकते हो। ठीक है, डिटेल में हम लोग आगे बात करेंगे। अगर आपका अल्फा 0 आ रहा है तो आप समझो कि वो सिक्योरिटी करेक्टली वैल्यूड है। अब करेक्टली वैल्यूड है तो आपने वो सिक्योरिटी को होल्ड करना चाहिए। ठीक है, अल्फा हो गया। फिर हमने ब्रेकडाउन किया था टोटल रिस्क का, बराबर है। टोटल रिस्क मैंने बताया था एसडीबी हो सकता है, टोटल रिस्क, टोटल रिस्क स्टैंडर्ड डेविएशन भी हो सकता है, टोटल रिस्क वेरिएंस भी हो सकता है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं समझना, वेरी इंपॉर्टेंट, टोटल रिस्क में से सिस्टमैटिक कितना है, अनसिस्टमैटिक कितना है, ये हम लोग फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो समझना, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन को अगर मैं टोटल रिस्क मानता हूं, अगर मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन को टोटल रिस्क माना है, तो मुझे सिस्टमैटिक कैसे फाइंड करना है, अनसिस्टमैटिक कैसे फाइंड करना है। ठीक है, तो सिस्टमैटिक फाइंड आउट करने के लिए बीटा ऑफ सिक्योरिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट। सिस्टमैटिक रिस्क फाइंड करने के लिए बेटा बीटा ऑफ सिक्योरिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये फॉर्मूला आया कैसा, तो वेरी सिंपल, मैं आपको छोटा सा खाली कंसेप्ट बताता हूं फिर से एक बार, आपको ये याद रह जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि मार्केट है, राइट, मार्केट है
और मार्केट का बीटा तो आपको पता है 1 होता है, और मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन मान लो 4% है। ठीक है, अब सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी का बीटा अगर मैं बोलूं 1.5 है, तो अब ध्यान देना, मार्केट का बीटा अगर 1 है तो स्टैंडर्ड डेविएशन 4% है मार्केट का। सिक्योरिटी का बीटा अगर 1.5 है तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होना चाहिए? प्रोपोर्शनेटली, प्रोपोर्शनेटली सिक्योरिटी का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होना चाहिए? तो बेटा 6% होना चाहिए, 6% होना चाहिए, राइट। लेकिन सिक्योरिटी का जो एक्चुअल स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, सिक्योरिटी का जो एक्चुअल स्टैंडर्ड डेविएशन है, मान लो वो 8% दिया हुआ है। ठीक है, अब सिक्योरिटी का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होना चाहिए? प्रोपोर्शनेटली 6% होना चाहिए। तो ये 6 को आप बोलना सिस्टमैटिक रिस्क। ये जो 6 है बेटा वो सिस्टमैटिक रिस्क है, और जो 8% एक्चुअल स्टैंडर्ड डेविएशन है सिक्योरिटी का, वो तो टोटल रिस्क है उसका। 8 तो टोटल है, 8 में से सिस्टमैटिक कितना है? 6। तो 2% जो रहेगा वो अनसिस्टमैटिक रहेगा, राइट। वापस से एक बार, मार्केट का बीटा 1, मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन 4 है, तो 1 बीटा के लिए 4 एसडी है, तो 1.5 बीटा के लिए एसडी कितना होगा? 6% होगा। तो ये 6 को आप बोलना सिस्टमैटिक रिस्क सिक्योरिटी का। टोटल रिस्क 8% है, 8 माइनस 6 करेंगे तो 2% जो बचेगा ना, ये अनसिस्टमैटिक रिस्क रहेगा। तो हमने फॉर्मूला क्या बनाया पता है? हमने फॉर्मूला बनाया बीटा ऑफ सिक्योरिटी 1.5 मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट, राइट। देखो आप, बीटा ऑफ सिक्योरिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट, ये 6% आया, ये सिस्टमैटिक रिस्क है। अनसिस्टमैटिक रिस्क कैसे आएगा बेटा? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी, यानी हम, मैंने एग्जांपल में 8% लिया था, 8 में से आप सिस्टमैटिक रिस्क 6 माइनस कर लो तो 2% आ जाएगा अनसिस्टमैटिक रिस्क। ये मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन को टोटल रिस्क मानकर बाइफरकेशन किया। अगर मैं वेरिएंस ऑफ सिक्योरिटी को टोटल रिस्क मानता हूं तो मैं क्या करूंगा? तो वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। सिस्टमैटिक रिस्क जो हमने पहले किया था ना, उसको आप स्क्वायर कर दो। पहले हमने सिस्टमैटिक रिस्क क्या किया था? बीटा ऑफ सिक्योरिटी इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट, तो यही ले लो, खाली उसको स्क्वायर कर लो। क्यों स्क्वायर? याद कैसे रखना? देखो सिंपल है बेटा, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है वेरिएंस। तो फिर यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला यूज किया सिस्टमैटिक रिस्क के लिए, उसका भी स्क्वायर कर लो, राइट। तो बीटा ऑफ सिक्योरिटी इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट, वही ले लेने का, उसका स्क्वायर कर लेने का, आपको सिस्टमैटिक रिस्क मिल जाएगा। यस, तो जो हमारा 6% आया था बेटा, उसका स्क्वायर कर लो, 36% हो गया, 36% आपका सिस्टमैटिक रिस्क हो जाएगा, राइट। अब अनसिस्टमैटिक फाइंड करना है, हमेशा याद रखना, अनसिस्टमैटिक रिस्क फाइंड करना है तो बैलेंस करके ले लेना है, ये बैलेंसिंग करके आएगा, राइट। तो पहले वाले फॉर्मूले में टोटल रिस्क अपना स्टैंडर्ड डेविएशन था, तो स्टैंडर्ड डेविएशन में से हमने सिस्टमैटिक रिस्क माइनस कर दिया था, तो बैलेंस आ गया था अनसिस्टमैटिक रिस्क। सेकेंड में हमने वेरिएंस को टोटल रिस्क माना है बेटा, तो वेरिएंस ले लेना सिक्योरिटी का, उसमें से सिस्टमैटिक रिस्क जो 36% आया था वो माइनस कर देना, तो आपको अनसिस्टमैटिक रिस्क मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट पार्ट, कैरेक्टरिस्टिक लाइन। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक लाइन का ऑब्जेक्टिव खाली क्या है ये समझ लेना। इसका ऑब्जेक्टिव है कि अगर मार्केट का रिटर्न जीरो है, अगर मार्केट का रिटर्न जीरो है तो सिक्योरिटी से रिटर्न कितना मिलेगा? अगर मार्केट का रिटर्न जीरो है तो सिक्योरिटी से कितना रिटर्न मिलेगा, ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक लाइन से। एक ऑब्जेक्टिव ये, दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि वो सिक्योरिटी से फ्यूचर में कितना रिटर्न हमको मिल सकता है, ये रिटर्न फाइंड आउट करना, ये भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ये भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग कैरेक्टरिस्टिक लाइन, राइट। अब इसका इक्वेशन कैसे, देखो, एक्सपेक्टेड रिटर्न। ठीक है, अब यहां पर जो अल्फा का साइन डाला है ना बेटा, ये अल्फा का दूसरा इंटरप्रिटेशन है। एक तो अल्फा हमने देखा एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी माइनस सीएपीएम रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी, बराबर है, और ये अल्फा का दूसरा इंटरप्रिटेशन है। हाँ, यहां पे एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी इज इक्वल टू अल्फा
प्लस बीटा इंटू एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ मार्केट। ये जो फॉर्मूला है, ये जो इक्वेशन है, इसको कहा जाता है कैरेक्टरिस्टिक लाइन। ठीक है, जब भी एग्जाम में आता है ना फाइंड आउट कैरेक्टरिस्टिक लाइन, तो आपने ये इक्वेशन बना के बता देना, इसमें जो बीटा की वैल्यू है वो डाल देना, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी की वैल्यू डाल देना, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ मार्केट की वैल्यू डाल देना, आपको ये अल्फा मिल जाएगा। ये अल्फा इंडिकेट करता है, अगर अल्फा मेरा 4% आया मान लो, तो अल्फा इंडिकेट करता है अगर मार्केट का रिटर्न 0% है तो सिक्योरिटी 4% रिटर्न देगी। अल्फा 6% आया तो मार्केट का अगर रिटर्न 0% है तो ये सिक्योरिटी 6% रिटर्न देगा। बराबर है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, फिर से बता रहा हूं, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ मार्केट। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आया, अगर क्वेश्चन में आया कि मार्केट का रिटर्न फॉर एग्जाम्पल इतना है, 10% 20% है, तो सिक्योरिटी से कितना रिटर्न मिलेगा ये हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फिर उस केस में आप क्या करना, ये इक्वेशन वापस से यूज करना। स्टेप नंबर 1 में आपने ये अल्फा का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया होगा, स्टेप 2 में वापस से ये इक्वेशन यूज करना। अब आपने क्या करना, अल्फा जो आपने फाइंड किया स्टेप 1 में वो पुटअप कर लेना, बीटा आपके पास रहेगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ मार्केट भी आपके पास रहेगा, ये तीनों वैल्यूज डाल देना और आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर कैरेक्टरिस्टिक लाइन बताओ बोला तो सिर्फ स्टेप नंबर 1 करके छोड़ देना, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। डन, राइट। तो इतना हमने किया था, इसके अलावा हमने लेवर्ड और अनलेवर्ड बीटा भी किया था, है ना, और प्रॉक्सी बीटा भी किया था। तो फटाफट मैं इसको भी आपको रिवाइज करवा देता हूं। राइट, तो लेवर्ड बीटा, अनलेवर्ड बीटा। ठीक है, अब देखो, लेवर्ड बीटा अनलेवर्ड बीटा यानी क्या है, देखो कंपनी या तो लेवर्ड कंपनी रहेगी या तो अनलेवर्ड कंपनी रहेगी। लेवर्ड कंपनी का मतलब होता है कि जिस कंपनी में इक्विटी कैपिटल के साथ साथ डेप्थ भी है, राइट। और अनलेवर्ड कंपनी यानी डेप्थ नहीं है, 100% इक्विटी कंपनी है। अगर 100% इक्विटी कंपनी है बेटा तो हम उसको बोलेंगे अनलेवर्ड कंपनी, राइट। और डेप्थ भी है तो लेवर्ड कंपनी बोलेंगे। दोनों ही केस में अगर मैं चाहता हूं कि अनलेवर्ड कंपनी में इन्वेस्टमेंट करूं तो मुझे इक्विटी का बीटा चाहिए होगा, क्योंकि मुझे सीएपीएम रिटर्न निकालना है। आई रिपीट, सीएपीएम रिटर्न से हमको ये पता चलता है कि उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से मुझे कितना रिटर्न मिलना चाहिए, कितना रिटर्न मिलना चाहिए। बराबर है, ये फाइंड आउट करने के लिए मुझे सीएपीएम रिटर्न का रिटर्न निकालना पड़ेगा, उसके अंदर बीटा चाहिए होगा। बीटा किसका होता है, बीटा इक्विटी का बीटा होता है। बराबर है, तो अगर आप जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो अगर अनलेवर्ड कंपनी है तो उसका इक्विटी का बीटा आपको निकालते आना चाहिए, और लेवर्ड कंपनी है तो उसका भी इक्विटी का बीटा आपको निकालते आना चाहिए। बराबर है, तो ये कैसे कैलकुलेट करना बीटा ऑफ लेवर्ड कंपनी एंड अनलेवर्ड कंपनी, वो हम लोग यहां पर सीखेंगे। ठीक है, तो अनलेवर्ड कंपनी का एक सिंपल तरीका मैंने बैलेंस शीट बनाकर आपको बताया था। ठीक है, तो वापस से एक बार देख लेना, बैलेंस शीट ऑफ अनलेवर्ड कंपनी मतलब जहां पे सिर्फ 100% इक्विटी है, डेप्थ नहीं है। असेट साइड मान लो ये कंपनी ने 2 प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, ये अपना इन्वेस्टमेंट है 80 लाख 20 लाख, ये मैंने एग्जाम्पल लिया था समझाने के लिए। और ये प्रोजेक्ट का बीटा है जहां आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसका, तो प्रोजेक्ट 1 का बीटा 1.5 है, प्रोजेक्ट 2 का बीटा 0.8 है। ठीक है बेटा, अब टोटल इन्वेस्टमेंट मेरा 100 लाख हो गया, और जो बीटा मुझे फाइंड आउट करना है ना, असेट्स बीटा बोलते हैं इसको। असेट्स बीटा मतलब सारे प्रोजेक्ट का टोटल बीटा। अब ये आप डायरेक्टली प्लस नहीं कर सकते, 1.5 प्लस 0.8 2.3 नहीं कर सकते, ये रॉन्ग हो जाएगा। आपको जब असेट का बीटा निकालना होता है ना तो वेटेड एवरेज करके निकालते हैं। बराबर है, तो कैसे करेंगे, 1.5 इंटू 80 प्लस 0.8 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100 होल डिवाइडेड बाई 100। ये एक तरीका है, या तो आप 1.5 इंटू इसका प्रपोर्शन निकाल लो, 80 डिवाइडेड बाई 100 यानी 0.8 होता है, 20 डिवाइडेड बाई 100 यानी इसका प्रपोर्शन होता है 0.2, राइट। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, 1.5 इंटू 0.8 प्लस 0.8 इंटू 0.2, तो आपको ये
1.36 मिल जाएगा। अब लाइबिलिटी साइड में टोटल अगर असेट साइड 100 है, 100 लाख है, तो लाइबिलिटी साइड भी 100 लाख रहेगा। बीटा अगर 1.36 आया था अपना वेटेड एवरेज करके, तो लाइबिलिटी साइड भी 1.36 ही बीटा रहेगा, क्योंकि बैलेंस शीट टैली करनी होती है हमको। तो जो टोटल असेट साइड का है वही टोटल लाइबिलिटी साइड का रहेगा। अब लाइबिलिटी साइड में बेटा सिर्फ इक्विटी है ना, तो टोटल 100 लाख जो है वो पूरा का पूरा इक्विटी का 100 लाख है, और जो बीटा 1.36 है वही पूरा का पूरा बीटा इक्विटी का बीटा रहेगा। तो यहां से एक चीज हमको ये समझी, दो चीज हमको यहां से ये समझी कि असेट्स का जो बीटा निकालना है ना 1.36 टोटल, वो वेटेड एवरेज करके निकालना पड़ेगा, नंबर वन। नंबर टू, जो असेट का बीटा आएगा 1.36, वही आपका इक्विटी का बीटा रहेगा। अनलेवर्ड कंपनी की बात कर रहा हूं, असेट का बीटा 1.36 और वही आपका इक्विटी का बीटा रहेगा। तो अगर आपको ऐसे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है तो फिर सीएपीएम रिटर्न निकाल के चेक करना पड़ेगा कितना रिटर्न मिलना चाहिए। उसमें बीटा कौन सा लेंगे, बीटा कौन सा लेंगे आप लोग, 1.36 लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर लेवर्ड कंपनी है तो सेम एग्जांपल मैंने कैरी फॉरवर्ड किया है, असेट्स देखो वही है, असेट्स का बीटा भी वही है, उसका वेटेड एवरेज करके 1.36 आया है ना। लेकिन लाइबिलिटी साइड में इक्विटी के साथ साथ डेप्थ भी है। अब इक्विटी मान लो 60 लाख है और डेप्थ 40 लाख है, तो टोटल हो गया हमारा 100 लाख। असेट साइड का टोटल भी 100 लाख है, लाइबिलिटी साइड का टोटल भी 100 लाख है। बीटा हमारा 1.36 आया था दोनों प्रोजेक्ट का वेटेड एवरेज करके। तो याद रखना बेटा, जो लाइबिलिटी साइड में टोटल बीटा 1.36 है, ये भी वेटेड एवरेज करके ही आना चाहिए, राइट। इक्विटी का बीटा और डेप्थ का बीटा दोनों का वेटेड एवरेज करके ही आना चाहिए, ठीक है। तो अब अगर डेप्थ का बीटा 0 है ना, डेप्थ का बीटा 0 क्यों है, तो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे ना तो उसमें रिस्क बहुत कम है। जब आप डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट करते हो तो रिस्क बहुत कम होता है, तो हमने 0 अज्यूम किया हुआ है, पर नॉट नेसेसरी कि डेप्थ का बीटा हमेशा 0 रहेगा। डेप्थ का बीटा हो सकता है लेकिन बहुत थोड़ा सा, 0.1, 0.2, 0.3, बहुत कम होता है, राइट। और क्वेश्चन में डेप्थ के बीटा के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो फिर 0 रहेगा ना। पॉइंट ये है कि मैंने इक्विटी का बीटा कैसे कैलकुलेट करना, तो मैंने बताया आपको वेटेड एवरेज का फॉर्मूला आपने यूज करना है, देखो यहां पर, ठीक है। मैंने बताया था आपको नोट बनाकर, ठीक है। देखो ये फॉर्मूला, अगर टैक्स रेट नहीं दिया है, मैं बात कर रहा हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं लेवर्ड कंपनी में इक्विटी का बीटा कैसे फाइंड करेंगे, राइट। अनलेवर्ड कंपनी है तो एसेट का जो बीटा रहेगा वही इक्विटी का बीटा रहेगा। लेकिन लेवर्ड कंपनी है तो एसेट का बीटा और इक्विटी का बीटा सेम नहीं रहेगा, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो मैंने बताया आपको इक्विटी और डेप्थ दोनों के बीटा का वेटेड एवरेज करना है, ठीक है। तो अगर टैक्स रेट क्वेश्चन में नहीं है तो सिंपल है, देखो बीटा ऑफ इक्विटी इंटू वैल्यू ऑफ इक्विटी, जैसे वैल्यू हमने 60 लाख रुपीज लिया हुआ है, प्लस बीटा ऑफ डेप्थ, अगर 0 है तो 0 ले लो, और वैल्यू ऑफ डेप्थ 40 लाख है बेटा, होल डिवाइडेड बाय 60 प्लस 40, 100, वेटेड एवरेज, राइट। इसमें बीटा ऑफ असेट जो रहेगा ना वो आपने ले लेना 1.36, बीटा ऑफ इक्विटी को आप एक्स अज्यूम कर लेना या कोई भी अजम्पशन डाल देना, है ना, जनरली हम लोग एक्स अज्यूम करते हैं। वैल्यू ऑफ इक्विटी 60 ले लिया, बीटा ऑफ डेप्थ 0 है तो 0 ले लो, या कोई वैल्यू आ रही है तो वो वैल्यू ले लो। वैल्यू ऑफ डेप्थ 40 लाख है हमारे एग्जाम्पल में, होल डिवाइडेड बाय 60 प्लस 40, 100 लाख। इसको सॉल्व करना, एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी, वो रहेगा बीटा ऑफ इक्विटी, राइट। और फिर बीटा ऑफ इक्विटी आ गया लेवर्ड कंपनी का, वही सीएपीएम के फॉर्मूले में आप डालकर सीएपीएम रिटर्न निकालो, फिर अल्फा फाइंड आउट कर लो। देखो अल्फा पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है तो इन्वेस्टमेंट करो, नेगेटिव आ रहा है तो इन्वेस्टमेंट मत करो, सेल कर दो, ठीक है। अगर टैक्स रेट क्वेश्चन में दिया है तो थोड़ा सा फॉर्मूला हमको चेंज करना पड़ेगा। याद क्या रखना है आपको, याद ये रखना है कि अगर टैक्स रेट दिया हुआ है, अगेन मैं बात कर रहा हूं लेवर्ड कंपनी की, हाँ, अनलेवर्ड कंपनी में ये कुछ करते नहीं बैठना है अपने को, ठीक है। लेवर्ड कंपनी अगर है और टैक्स रेट भी दिया हुआ है तो बीटा ऑफ इक्विटी कैसे निकालना,
ये पॉइंट चल रहा है, राइट। तो जहां आपने फॉर्मूले में वैल्यू ऑफ डेप्थ लिया था ना, वहां पे आपने मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टी कर देना, राइट। तो फॉर्मूला क्या बनेगा देखो, बीटा ऑफ एसेट ले लेना 1.36 हमारे एग्जांपल के हिसाब से इज इक्वल टू बीटा ऑफ इक्विटी, यहाँ पे एक्स अज्यूम कर लेंगे, इनटू वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस बीटा ऑफ डेप्थ इनटू वैल्यू ऑफ डेप्थ, जहां पे वैल्यू ऑफ डेप्थ आएगा वहां पे इनटू 1 माइनस टी, होल डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेप्थ, और जहां अगेन वैल्यू ऑफ डेप्थ आया तो इनटू 1 माइनस टी करना पड़ेगा। इसको सॉल्व कर लो आप, बीटा ऑफ इक्विटी आपको मिल जाएगा, फिर ये बीटा ऑफ इक्विटी सीआईपीएम रिटर्न में डालो। ठीक है बेटा, अब इसमें से हमने कुछ कंक्लूजन्स निकाले थे, है ना। अब वो कंक्लूजन सिर्फ याद रखना, मैं सजेस्ट करूंगा आपने इसको लिख लेना, राइट। पहला कंक्लूजन, अगर अनलेवर्ड कंपनी की बात करते हैं तो उसका बीटा ऑफ असेट, पहली बात तो बीटा ऑफ असेट कैसे निकलेगा, सारे प्रोजेक्ट्स का वेटेड एवरेज करके, नंबर 1, ये पहला कंक्लूजन। हाँ, दूसरा कंक्लूजन, बीटा ऑफ असेट और बीटा ऑफ इक्विटी अनलेवर्ड कंपनी का सेम रहेगा, बीटा ऑफ असेट और बीटा ऑफ इक्विटी ऑफ अनलेवर्ड कंपनी विल बी सेम। क्लियर, ये दो कंक्लूजन हमने निकाले। अगर अनलेवर्ड, ये अनलेवर्ड का हो गया, अब लेवर्ड कंपनी अगर है तो लेवर्ड कंपनी में भी असेट का बीटा तो जैसे पहले निकाला था ना वैसे ही निकलेगा, वेटेड एवरेज करके, इसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है, कंक्लूजन नंबर 3, असेट बीटा और इक्विटी का बीटा लेवर्ड कंपनी का ये सेम नहीं रहेगा, असेट का बीटा और अनलेवर्ड कंपनी का इक्विटी का बीटा सेम रहेगा, असेट का बीटा और लेवर्ड कंपनी का इक्विटी बीटा सेम नहीं रहेगा, है ना, वो हमको फाइंड करना पड़ेगा। अब कैसे फाइंड करना मैंने आपको अभी बताया, टैक्स रेट दिया है तो कैसे करना, नहीं दिया है तो कैसे करना। ठीक है, थर्ड कंक्लूजन हो गया। फोर्थ कंक्लूजन, बीटा ऑफ इक्विटी लेवर्ड कंपनी का विल बी मोर देन बीटा ऑफ इक्विटी ऑफ अनलेवर्ड कंपनी, बीटा ऑफ इक्विटी ऑफ लेवर्ड कंपनी विल बी मोर देन बीटा ऑफ इक्विटी ऑफ अनलेवर्ड कंपनी। ये 4 कंक्लूजन आप ध्यान में रखें। ठीक है, प्रॉक्सी बीटा, प्रॉक्सी बीटा, राइट। अब प्रॉक्सी बीटा कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो प्रॉक्सी बीटा का यूज कहां पे आता है वो देखो। हाँ, हमने एग्जाम्पल किया था, ठीक है, प्रॉक्सी बीटा का हमने एग्जाम्पल किया था। मान लो जेड कंपनी है, जेड लिमिटेड का मुझे इक्विटी का बीटा फाइंड आउट करना है, तो याद करो हमारे पास असेट का बीटा होना चाहिए था, असेट का बीटा रहेगा तो मैं इक्विटी का बीटा फाइंड आउट कर सकता हूं, बराबर है। असेट का, मेरे पास असेट्स की वैल्यू ही नहीं है, असेट्स का बीटा भी नहीं है क्वेश्चन में, ना तो असेट्स की वैल्यू, ये है ही नहीं मेरे पास, ये मेरे पास नहीं है। अब मेरे लिए पॉसिबल नहीं है इक्विटी का बीटा निकालना क्योंकि असेट का बीटा नहीं है, फॉर्मूले में मुझे असेट का बीटा यूज करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं बेटा, एक सिमिलर कंपनी ढूंढते हैं, हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि एक सिमिलर कंपनी जेड लिमिटेड की जैसी ही सिमिलर कंपनी, सिमिलर विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, सिमिलर विद रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्री, राइट, गवर्नमेंट के रेगुलेशन, उनकी जो रेगुलेटरी बॉडी है वो भी दोनों की सेम है, कस्टमर्स भी सेम है, राइट, ऐसी कंपनी को ढूंढेंगे और उस कंपनी का असेट का बीटा फाइंड आउट करेंगे और अज्यूम करेंगे कि वो असेट का बीटा जो आया, जैसा वाई लिमिटेड सिमिलर कंपनी है, उसका मैंने असेट का बीटा निकाला, कैसे निकाला, इक्विटी और डेप्थ का वेटेड एवरेज करके निकाल लो आप, इक्विटी और डेप्थ का वेटेड एवरेज करके निकाल लेंगे तो 1.2 आएगा। या फिर मान लो कि वाई लिमिटेड के प्रोजेक्ट्स दिए हुए हैं, असेट्स दिए हैं, उसका वेटेड एवरेज कर लो तो भी आप 1.2 निकाल सकते हो असेट का बीटा। ये जो असेट का बीटा आया इसको प्रॉक्सी बीटा बोलना, मतलब हम लोग ये बीटा लेकर जेड लिमिटेड का इक्विटी का बीटा फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो फिर अज्यूम करना कि जो 1.2 असेट का बीटा था वाई लिमिटेड का, वही जेड लिमिटेड का भी असेट का बीटा रहेगा 1.2। और अब आप फिर वो बीटा ऑफ असेट इज इक्वल टू जो अपना फॉर्मूला है वेटेड एवरेज वाला, वो यूज करके जेड लिमिटेड का इक्विटी का बीटा फाइंड कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड एज प्रॉक्सी बीटा। डन बेटा, तो यहां तक हमारा अभी तक हुआ, ये मैंने आपको क्विकली रिवाइज करवा दिया।